चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। टॉपिक है अपना, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लो, अभी ब्रेक के पहले पूरा हो जाएगा। तो चैरिटेबल ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट आप लोगों ने सुने, ट्रस्ट जनरली कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेकर के बनाया जाता है। कोई व्यक्ति जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो उसको विशेष पर्पज के लिए डोनेट कर देता है, किसी और को दे देता है, और उस पर्पज को डिफाइन कर देता है कि इसी पर्पज के ये काम में लेनी है और कोई पर्पज के काम में नहीं लेनी। उसको कुछ लोगों को सौंप देता है, जिन लोगों को वो सौंपता है उन्हें ट्रस्टी कहा जाता है। आपने सुना एक वर्ड ट्रस्टी। जो ट्रस्ट जिसका पहले प्रॉपर्टी है वो कहलाएगा ऑथर या सेटलर। एक व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, मैं वो प्रॉपर्टी दान में देना चाहता हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? ऑथर या सेटलर। और मैं प्रॉपर्टी जिनको दान दे दूंगा, जिनको मैं कहूंगा कि आप इसका ध्यान रखो, अब मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो लोग क्या कहलाएंगे? ट्रस्टी। और वो जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जिसको मैंने दान दे दिया वो कहलाता है ट्रस्ट का सब्जेक्ट मैटर। ट्रस्ट का सब्जेक्ट मैटर या ट्रस्ट सब्जेक्ट बोल दो, सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। वो ट्रस्टी भी जनरली किसी और के फायदे के लिए वो काम में ले सकते हैं, जिन्हें बोला जाता है बेनिफिशियरी। क्या बोला जाता है? बेनिफिशियरी। यानी ट्रस्ट में 3 लोग हो जाते हैं। ये बात हालांकि आप सेटअप में भी पढ़ोगे, वहां ट्रस्ट का एक चैप्टर आएगा। एक हो जाता है ट्रस्ट का ऑथर, दूसरा हो जाता है जो उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी अब दान में जिसको हम दे रहे हैं, ये तो दान देने वाला हो गया, इसको डोनर भी बोलते हैं। ऑथर को क्या बोला जा सकता है? डोनर। और ये कौन हो गया? ट्रस्टी, डोनी, जो लेने वाला हो गया, उस प्रॉपर्टी को दान में ले रहा है। आपने लोकल लेवल पे बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं। स्कूल्स के आप जानते होंगे बहुत सारे के नाम ट्रस्ट पे ही होते हैं, देखे होंगे ना। सिकर में जैसे अपने जैन स्कूल है, अपने गुलाबी देवी स्कूल है, अपने मारू स्कूल है, और भी अपने को कई सारी ऐसी ट्रस्ट से बनी हुई स्कूल, विदाउट स्कूल है, बहुत सारी पुरानी चलती हुई मिल जाएगी। लक्ष्मणगढ़ में बात करें तो एसआर स्कूल है, पगड़िया स्कूल है, और कौन सी है? गुरुकुल है क्या नाम नहीं पता, आदर्श विद्या मंदिर तो है ना। तो ये सब ट्रस्ट की तो स्कूलें हैं। आप लोग कई बार बोलते भी जो भी ये ट्रस्ट की स्कूल है। एक तो हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल, एक हम कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल, और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? अपने ट्रस्ट की स्कूल। होता है ना, हॉस्पिटल भी होते हैं ऐसे ट्रस्ट के, मंदिर वगैरह ये तो सारे ट्रस्ट के होते हैं। मंदिर, कई धर्मशालाएं, औषधालय, अनाथालय, बहुत सारी चीजें हो सकती है, गौशाला, ये सब किससे चलते हैं? ट्रस्ट से चलते हैं। इनकी जो जमीन है वो किसी ने दान में दी होगी ना पहले। जनरली जो दानदाता होता है उसके नाम से वो संस्था पड़ जाती है, आपने सुना हो तो। जिसने वो जमीन दान दी, जिसने वो बिल्डिंग बनाई, उसी सेठ के नाम से, उसी सेठानी के नाम से वो स्कूल चलता होता है सब। क्योंकि मैं काफी टाइम ट्रस्ट के अंदर काम किया हुआ, तो गुलाबी देवी स्कूल जैसे एक है, कृष्णा कॉलेज है, तो दोनों कृष्णा कॉलेज राजा महाराजाओं की उनकी दान दी हुई जमीन थी, पुराना महल था, उसके अंदर वो उन्होंने कॉलेज के लिए दे दी। ये स्कूल थी तो इनमें भी एक गुलाबी देवी नाम से दादी जी थे, तो उन्होंने दान दे दी अपनी जमीन, और कहा अपने बेटों को कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दो और महिलाओं को, लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दे। तो ऐसी सब जगह है, सिक्कर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, नवलगढ़, कहीं भी आप चले जाओ, सब जगह ऐसी संस्थाएं हैं। लेकिन ये इनको क्यों देते हैं दान, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर ये खुद ही क्यों ना रख लेता? ये नहीं लग रहा क्या आपको? ये सब दान करना है तो खुद ही रख लो ना दान के लिए। देखो, इंसान की उम्र होती है, लेकिन ट्रस्टी या ट्रस्ट जो होता है ना, उसकी कोई उम्र नहीं, ये अजर अमर है। अजर अमर का मीन हमेशा चलता रहेगा, इनफाइनिटी तक चलता रहेगा। ट्रस्ट में ट्रस्टी लोग चेंज होते रहते हैं, कोई मर जाएगा, दूसरा ट्रस्टी शामिल हो जाएगा, और आते जाते रहेंगे। मीन वो ट्रस्ट हमेशा के लिए चलता रहेगा। लेकिन ऑथर की तो मृत्यु हो जाती है ना, वो कब तक ध्यान रखेगा उस चीज का? तो इसलिए जनरली उनका क्या बना दिया जाता है? ट्रस्ट बना दिया। तो आप जिस नाम से जनरली देखोगे वो सेठ तो गुजर चुका होगा। कोई भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला ये देखते हो क्या वो सेठ जिंदा है क्या? उनकी डेथ होगी तो भी उनका नाम तो चल ही रहा ना। किस वजह से चल रहा है? क्योंकि उनके नाम से क्या बना दिया गया? ट्रस्ट बना दिया गया। ये जो सब्जेक्ट मैटर है, इसके माध्यम से जो अग्रीमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रस्ट बोलते हैं। देखिए, ट्रस्ट बना दिया और उसमें पर्पज फिक्स होता है उस ट्रस्ट का। कोई मंदिर है तो मंदिर के हिसाब से पर्पज लिखा जाता है, कोई अपने छोटी सी प्याऊ भी हो सकती है, वो प्याऊ भी है तो प्याऊ का भी पर्पज होता है कि हाँ जो प्यासे लोग आते हैं उनको पानी पिलाना। तो हर जगह ऐसे ट्रस्ट बने हुए मिल जाते। हालांकि ये ट्रस्ट 2 प्रकार के होते हैं, आपको बता दूं। एक प्राइवेट ट्रस्ट होता है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट या पब्लिक ट्रस्ट होता है। प्राइवेट ट्रस्ट में कुछ गिने चुने लोगों के फायदे के लिए होता है, और पब्लिक ट्रस्ट होता है उसमें कोई भी अनसर्टेन पर्सन कोई भी आके बेनिफिट ले सकता है। होता है ना ऐसा कि प्राइवेट ट्रस्ट जैसे मैंने बना दिया कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, कोई राजा महाराजा की मान लो प्रॉपर्टी है, उसने कहा ये महल
वो ट्रस्टी बना के उनको सौंप दिया और कि इस महल के अंदर होटल बना देना या किराए पे देते रहना, लेकिन जो इनकम हो मेरे परिवार पे खर्च करनी है, राज परिवार पे खर्च करनी है, तो वो ट्रस्ट कौन सा हो गया? प्राइवेट, क्योंकि उसमें फायदा सिर्फ किसको मिलेगा? उसके परिवार को। लेकिन एक जिसके अंदर अपने कहें कि नहीं गरीब बच्चों को इनको पढ़ाना है, ये करना है, फायदा अपने को मुनाफा कमाना ही नहीं है, सारा इनकम जो भी हो वो इसी ट्रस्ट पे ही खर्च कर देना है, और वो तो वो कौन सा ट्रस्ट हो जाएगा? पब्लिक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट भी बोलते हैं। अब चैरिटेबल ट्रस्ट जनरली कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, वो किस पर्पज के लिए होते हैं? चैरिटी। ये ट्रस्ट बन जाता है, फिर ट्रस्ट चलता रहता है, या तो बच्चों से जो फीस आती है उनसे चलता रहता है, दान चंदा भी मिलता रहता है इंटरेस्ट को, और उससे वो क्या करते रहते हैं? उनपे खर्च भी करते हैं सुविधाओं पे। जनरली ये फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही मामूली फीस के अंदर अपने को पढ़ाते लिखाते हैं या इलाज करते हैं, जानते हैं सारी बातें। तो ये जो ट्रस्ट है इनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो किस तरीके से लगेगा और कितना लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, कितनी इनकम फ्री होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं, वो बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। बात तो गिनी चुनी 3-4 ही इसमें एग्जाम के तरीके से आती है, लेकिन हम थोड़ा रीडिंग लगाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। सेक्शन 3 जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट की, उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ए ट्रस्ट टू मीन, ट्रस्ट का मीन क्या बता रखा है? एन ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट का मीन है ऑब्लिगेशन अनेक्स टू द ओनरशिप। ट्रस्ट का मीन है ये करा एक ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीन क्या हो गया? ये जो ट्रस्टी होंगे इनको एक ड्यूटी दे दी जाती है, ऑब्लिगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, तो ये एक इनके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है अनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? वो ओनरशिप के साथ जुड़ा हुआ रहता है वो प्रॉपर्टी। एंड अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्फिडेंस, और जो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? करा कॉन्फिडेंस की वजह से उत्पन्न होती है, विश्वास। ऑथर ने विश्वास जताया होगा ट्रस्टी पे, ये लोग अच्छे लोग हैं, कहीं प्रॉपर्टी को दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो ये अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये किससे उत्पन्न होती है? ये करा कॉन्फिडेंस से उत्पन्न होती है, रिपोज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय ओनर। जो कॉन्फिडेंस किसके द्वारा दिखाया गया है? अपने जो ओनर होता है, ओनर इसी को बोलते हैं ऑथर को, ऑथर के द्वारा जो कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, एक्सेप्टेड बाय द ओनर और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। जो किसके बेनिफिट के लिए होता है? किसी अनदर के बेनिफिट के लिए। जो अनदर कौन हो सकता है? यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है। तो किसी तीसरे के बेनिफिट के लिए जनरली क्या किया जाता है? ट्रस्ट बनाया जाता है। तो देखो डेफिनेशन इस ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन हो गया, जो ये कह रहा है ओनरशिप से जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी का स्वामित्व इसमें ट्रस्टी को दे दिया जाता है। और अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्फिडेंस, ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है? ये कह रहा है अपने जो कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास जो जताया जाता है ओनर के द्वारा, उससे उत्पन्न होता है। और किसके बेनिफिट के लिए होता है? ये कह रहा है किसी और के बेनिफिट के लिए होता है, जो इसके अंदर एक तरह से क्या कहलाते हैं? बेनिफिशियरी कहलाते हैं। बेनिफिशियरी के लिए अपने उत्पन्न होता है। फिर देखिए नीचे चैरिटेबल पर्पज, हम यहाँ पे बात जो ट्रस्ट की करेंगे वो कौन से ट्रस्ट की बात करेंगे? यहाँ पे चैरिटेबल अपने ट्रस्ट की बात करेंगे। द टर्म चैरिटेबल पर्पज हैज बीन डिफाइंड। चैरिटेबल पर्पज जो वो डिफाइन किया हुआ है इस एक्ट में, कि चैरिटेबल पर्पज का क्या मीनिंग होता है, वो इसके अंदर ये करा बताया हुआ है इन ए वाइडर सेंस। और वो अर्थ जो बताया हुआ है वो ये करा वाइडर सेंस में बताया हुआ है, काफी विस्तृत अर्थों में बताया हुआ है। What is commonly understood according to section 2 clause 15, section 2 clause 15 के अकॉर्डिंग it include, इसमें शामिल है ये कह रहा है the trust include, ट्रस्ट जो वो शामिल है उसके अंदर it include relief of the poor। किसकी मदद करना आता है ट्रस्ट में? पुअर, गरीब लोगों की मदद। एजुकेशन, कोई शिक्षा का प्रसार करने के लिए ट्रस्ट हो सकता है। योगा, योग वगैरह जो सिखाते कराते हैं उनके लिए हो सकता है। मेडिकल रिलीफ, चिकित्सा के लिए हो सकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण के लिए हो सकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट्स होते हैं पुरानी ऐतिहासिक इमारतें, उनके संरक्षण के लिए भी ट्रस्ट बनाए जाते हैं कई बार। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट। प्लेस, कोई महल वगैरह हो, प्लेस। और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, या कोई ऐतिहासिक महत्व की चीज हो, आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, जो पुरानी और ऐतिहासिक महत्व की चीज हो। एंड एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, या और कोई ऐसा उद्देश्य ऑफ जनरल यूटिलिटी पर्पज, जो सामान्य पब्लिक के यूटिलिटी वाला हो, आम जन के उपयोगी हो। नॉट इन्वॉल्विंग द कैरिंग आउट ऑफ एनी एक्टिविटी फॉर द प्रॉफिट। लेकिन किसके लिए नहीं कोई एक्टिविटी चलाएंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए लास्ट में कह रहा है कोई भी एक्टिविटी नहीं चलाएंगे। तो देखो इससे एक आधा ऑब्जेक्टिव बनता है। ये जो भी डेफिनेशन पढ़ी ना, आपको पूछा जाता है रिलीजियस ट्रस्ट की डेफिनेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 215, यहां से वापस देख लीजिए, सेक्शन 215 के अकॉर्डिंग इट इंक्लूड रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या शामिल है?
इट इंक्लूड रिलीफ ऑफ द पुअर। ऐसे ट्रस्ट आते हैं इसमें जो किसके लिए बनाए गए, गरीब लोगों के लिए, एजुकेशन शिक्षा का प्रसार करने के लिए, योगा योग वगैरह सिखाने के लिए, मेडिकल रिलीफ के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण संरक्षण के लिए जिसमें वाटर सेड, झरने, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ये सब आ गए, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स या मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, जो अपने मॉन्यूमेंट्स पुरानी इमारतें और प्लेस या जगह और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस या ऐतिहासिक या अपने कलात्मक वस्तु की जो वस्तुएं उनके लिए, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट या और कोई ऑब्जेक्ट को बढ़ावा देने के लिए, ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी साधारण जो आमजन के उपयोगी और कोई उद्देश्य उसको बढ़ावा देने के लिए, नॉट इन्वॉल्विंग द केयरिंग, लेकिन क्या चीज नहीं चला सकती, नॉट इन्वॉल्विंग द केयरिंग ऑन एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, क्या नहीं करेंगे कभी भी प्रॉफिट के लिए कोई एक्टिविटी नहीं चलाएंगे। तो इसको नॉर्मली चैरिटेबल ट्रस्ट का पर्पस आ गया, ये क्या पर्पस के लिए काम करते हैं, पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेसेज, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, नॉट इन्वॉल्विंग द केयरिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। फिर देखो इसके बाद में आता है इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, कि कितनी इनकम टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। इनके भी हालांकि ये पर्पस तो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है चैरिटेबल ट्रस्ट का, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी इनकम होती है, या तो लॉस होगा या इनकम होगी, दो में से एक चीज तो होगा ना। कोई स्कूल चल रही है ट्रस्ट में तो प्रॉफिट भी तो हो सकता है ना उसमें, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से। तो इनकम जो होगी उसको लेके क्या करा है, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, कितनी इनकम जो वो टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। Section 11, the following item of income are not included in the total income of previous year of the assessee who is in receipt of the same। ये कह रहा है कुछ इनकम जो है वो इसके अंदर टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। कितनी शामिल नहीं होगी वो नीचे देखो आपको आ, देखो मैं आपको एक जनरल पहले बता दूं, ट्रस्ट की जो कमाई होगी, ट्रस्ट अपना जो स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, या तो वो चलाएगा उससे कमाई होगी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल या उससे, या ट्रस्ट हो सकता है कोई साइड में बिजनेस भी करता हो। बिजनेस का मीन क्या हो गया, उसी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस, जैसे अपने ट्रस्ट के स्कूलों में आप देखते हो वो कैंटीन भी चला सकते हैं, कोई बुक स्टॉल भी उनके अंदर लगी भी हो सकती है, स्टोर भी हो सकता है, ड्रेस वगैरह भी बच्चों को बेचते हैं, तो वो भी क्या हो गया एक तरह से बिजनेस की तरह ही हो गया। कोई मंदिर है, मंदिर में साथ में वो प्रसाद भी बेचते हैं और भी कुछ करते हैं, मूर्तियां भी बेचते हैं, पोशाक भी बेचते हैं, तो वो भी क्या हो गया बिजनेस की तरह। तो मेन जो उससे एक्टिविटी से जो एक तो मेन इनकम होती है, उसके अलावा साइड में कोई बिजनेस करने से हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, कि जैसे मान लो मंदिर की कोई धर्मशाला है उसको किराए पे दे रहे हैं, तो वो कौन सी इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी से भी आ सकती है उनको, या फिर ऐसे ही उनके हो सकता है कैपिटल गेन हो रहा हो, कोई चीज को बेचा भी हो उन्होंने, तो ये सारी इनकम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात बिजनेस इनकम को छोड़ के बाकी बात कर रहे हैं, तो जो इनकम होगी मेन एक्टिविटी जो चला रही है ट्रस्ट स्कूल की या हॉस्पिटल की, उस इनकम का जितनी भी टोटल रिसिप्ट आई है, रिसिप्ट का 15% तक इनकम अगर होता है तो वो टैक्सेबल नहीं, टोटल रिसिप्ट का। सुनना, जैसे मान लो कोई ट्रस्ट है, 1 करोड़ रुपया उसने पिछले साल रिसिप्ट हुआ, हुआ रिसिप्ट, जैसे स्कूल है, स्कूल की फीस आई कितनी 1 करोड़ रुपया, उसमें से उन्होंने खर्चा कर दिया 75 लाख का, साल भर में खर्चा कितने का हुआ स्कूल में 75 लाख का, कितने की कमाई हुई 25 लाख की। 1 करोड़ में से 75 लाख का खर्चा हुआ तो 25 लाख की कमाई। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि 15% तक आप रिजर्व में और डाल दो चाहे, यानी 15% तक, जैसे मान लो फ्री है अपना, जितना टोटल रिसिप्ट है 1 करोड़ की रिसिप्ट का 15% फ्री भी है, तो कितना 15 लाख फ्री हो गया, मतलब ये खर्चा करने के बराबर ही मान लो, इतना रिजर्व में डालने की इजाजत है, बात ये। तो 75 लाख का खर्चा कर दिया, 15 लाख रिजर्व में डाल दिया, कितना हो गया टोटल 90 लाख। अब इनकम कितनी बची, 1 करोड़ में से 90 लाख का खर्चा मान लें कि 10 लाख की, उसी पे टैक्स लगेगा, और टैक्स उस स्लैब रेट से लगेगा। आपको मैं बता दूं कौन सी, 2.5 लाख तक बिल, अगले 2.5 लाख तक 5%, फिर उसके बाद 20% और उसके बाद 30%, और वही उसमें सरचार्ज की रेट होती है इंडिविजुअल वाली, याद है क्या, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% सरचार्ज, फिर 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 15%, फिर 25%। हाँ वही। तो ट्रस्ट का काफी कुछ बात इंसान की तरह, लेकिन ट्रस्ट की इनकम को निकालने का तरीका अलग आपको मैंने बताया, कि जैसे मान लो 40 लाख रुपए को ट्रस्ट ने कमाए, 40 लाख रुपए की उसको पिछले साल रिसिप्ट हुई, जैसे कोई मंदिर है, मंदिर में चढ़ावा आया 40 लाख का, खर्चा हो गया मंदिर में 25 लाख। आपको कोई पूछे टैक्सेबल इनकम बताओ ट्रस्ट की क्या होगी, क्या बताओगे, 40 लाख का रिसिप्ट हुआ,
25 लाख का खर्चा हो गया, सुन में बताओ। 40 लाख का पहले 15% निकालो, कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख का खर्चा हुआ नहीं, लेकिन वो रिजर्व में ना मान लेंगे। अब खर्चा कितने का हुआ? 25 लाख। 6 लाख का रिजर्व हो गया, तो 25 और 6 31। तो अब आपकी इनकम कितनी बची? 9 लाख। 9 लाख पे टैक्स। ऐसा सवाल बार बार आता है। अब इसको इसमें कैसे दिखता है वो देखो, कितनी इजी भाषा में लिखता है। तो देखिए, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11(1), following item of income are not to be included in the total income of the previous year of assessee who is in receipt of same. Income derived from property held under trust only for charitable or religious purpose. इनकम जो भी प्रॉपर्टी से होती है, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उससे जो इनकम, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट ओनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से जो रिसिप्ट हुई है उसकी बात कर रहा है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? जनरली बिल्डिंग होती है। वो बिल्डिंग किसकी हो सकती है? स्कूल की, कॉलेज की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, हॉस्पिटल की, मस्जिद की, कोई भी हो सकती है। तो उससे कितनी इनकम हुई, मतलब फीस कितनी मिली उसको, अपने को या तो पढ़ाते होंगे या हॉस्पिटल चलाते होंगे, कुछ ना कुछ जो भी है। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी इनकम होगी उस प्रॉपर्टी से जो ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही है, काम में ली जा रही है, ओनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस शैल बी एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट टू विच सच इनकम इज अप्लाइड फॉर सच पर्पस इन इंडिया। जितनी भी इनकम आपको होगी किससे? उस प्रॉपर्टी से, वो एक एग्जेम्प्टेड होगी टू द एक्सटेंट, उतनी सीमा तक जितनी इनकम आपने अप्लाई कर दी, खर्च कर दी फॉर सच पर्पस इन इंडिया। जितनी इनकम आपने खर्च कर दी, एक तो उतने पे टैक्स नहीं लगेगा। मान लो 1 करोड़ रुपया मिला प्रॉपर्टी से, और मैंने आपको बोला था ना 75 लाख रुपया खर्च कर दिया अप्लाई, तो उतने पे टैक्स नहीं लगेगा एक तो। एंड वेयर सच इनकम इज अकुमुलेटेड और सेट अपार्ट, और अगर उस इनकम को आपने अकुमुलेट कर दिया, एक जगह रिजर्व में डाल दिया, अकुमुलेट कर दिया और सेट अपार्ट या अलग कर दिया फॉर एप्लीकेशन, फ्यूचर में काम में लेने के लिए इन इंडिया, टू द एक्सटेंट टू विच इनकम सो अकुमुलेटेड और सेट अपार्ट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 15%, तो उतना हिस्सा जो 15% से ज्यादा नहीं हो उस इनकम का, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। कुल मिला के देखो, थोड़ा सा ये बुकिश लैंग्वेज है। आपको मैं बताना चाहूँ कि ट्रस्ट की इनकम पे टैक्स कितनी इनकम पे नहीं लगता या कितनी प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, तो सीधा सा हिसाब किताब है। जो भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से इनकम होती है उसमें अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो पहले हमें लिखना चाहिए टोटल रिसिप्ट, कि कितनी टोटल रिसिप्ट हुई, टोटल रिसिप्ट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट को कुल चंदा कितना मिला, कुल फीस कितनी मिली, कुल कितनी पैसे आए फीस, उसमें से लेस कर देंगे क्या, टोटल एक्सपेंडिचर, या जितना वो पैसा, उसको एक्सपेंडिचर की बजाय यहाँ अप्लाइड बोला जाता है। टोटल इनकम कितनी अप्लाई करती, अप्लाई करना मतलब खर्च करना ही होता है, कितनी काम मिलेगी। फिर लेस करना है उसमें से क्या, 15% ऑफ टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट का कितना परसेंट लेस कर देना है? 15%। अब जो बचेगा अगर पॉजिटिव, तो वो क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम, और उस पे वो स्लैब रेट से वगैरह से क्या लग जाता है, टैक्स। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है जो ट्रस्ट को पूरी करनी होती है। आप सेटअप वाली बुक में पढ़ोगे, कुछ उसमें आएगी कि ये छूट पाने के लिए और भी कई कंडीशन पूरी करनी होती है, तो आपको टैक्स भी स्लैब रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये चीज लिख लेना आप लोग जो मैंने बोली अभी। आगे है क्या लिखी हुई? कुछ बुक में है, शायद सब में नहीं, वो नई पुरानी नोट्स का फर्क है। आप नए नोट्स देखोगे ना तो उनमें तो लिखे हुए। तो ध्यान रहेगी ये बात आप लोगों को। बुक में है ये सारी चीजें, 69 पेज पे है। किसको नहीं मिला बुक में पेज? पेज नंबर नहीं है कि इस पेज पे कुछ पढ़ रहे हैं, 68 पेज है। इसमें वो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला नहीं लिखा हुआ होगा आपके नए नोट्स में। अभी मैंने पढ़ा वो नहीं लिखा हुआ, बढ़िया है वो। आपको मैंने क्या एक्सेस थ्योरी जो थी ना वो हटा दी थी, इसका मतलब ये वो ग्रुप में कब भेजी थी, ये फाइल भी भेजी थी ना मैंने, कब की भेजी हुई मिली नहीं मुझे, को मिले तो ग्रुप में वापस रिसेंड कर देना। वो एक
टैक्स के जो अमेंडेड फाइल भेजी थी, हाँ मिल गई। अमेंडेड फाइल के अंदर ये अब नए नोट्स के अंदर आप लोगों को ज्यादा मिलेगा भी नहीं डिटेल, हालांकि जो बात बोली है ना वो ट्रस्ट की वो सही है, लेकिन नोट्स को थोड़ा मैंने समरी और ज्यादा कर दिया है इसके अंदर नए नोट्स में, आप अगर देखोगे तो देखिए इसके बाद में हाँ ये स्टेटमेंट ही बनाया हुआ है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट आप लोग जो बताया हुआ है ये आप लोग ध्यान रखिए। नए नोट्स आप लोगों को ग्रुप में भेजे हुए हैं वैसे, उनमें आप देख सकते हो नए नोट्स के अंदर ये फाइल ही है। किसी के पास अगर नए नहीं है ना तो वो प्रिंट ऑफिस में कल से आपको अवेलेबल करा दूंगा, ले लेना ये 2-3 पेज। जैसे एक आधी चीज चेंज है वो आप लोग इसमें से भी लिख सकते हो। अब देखो आगे, ये तो अपने टैक्स की बात हुई कि भी इस पे टैक्स जो लगेगा इस टैक्सेबल इनकम पे लगेगा। टैक्सेबल इनकम के सवाल सबसे ज्यादा इसी चीज के पूछे हुए, आपको टोटल रिसिप्ट दे देगा, टोटल एक्सपेंडिचर दे देगा, लेकिन ये 15% आपको अपने मन से घटाना है, ध्यान रखना। तो टैक्सेबल इनकम पूछे तो आप इस तरीके से टैक्स उसकी इनकम निकाल देना। अब देखो दूसरी बात इसके बाद में आती है अपने एक नीचे आप लोगों को लिखा हुआ होगा आपके, इन कंप्यूटिंग द 15% ऑफ इनकम विच में बी अकोमुलेटेड और सेट अपार्ट any voluntary contribution as are referred in section 12 shall be deemed to be part of this income। ये भी कोई काम का नहीं है, छोड़ो इसको, तो आपके पुराने नोट्स हैं। एक आप लोग इसी के लिए तो 3 लाइनें लिखी ना, इसी के नीचे एक नोट लिखो, नोट लिख लो इसके नीचे। पुराने नए वालों में शायद हो सकता है, देख लेना मैं लाइन जो पढ़ू वही। contribution with a specific direction, contribution with a specific direction, contribution with a specific direction, that they shall form part, that they shall form part, that they shall form part, they shall form part of the corpus, they shall form part of the corpus, corpus of the trust, corpus of the trust, corpus, corpus. Contribution with a specific direction, that they shall form part of the corpus of the trust, shall not be treated, shall not be treated, shall not be treated as application of income, shall not be treated as application of income, shall not be treated as application of income। लिख लिया क्या? ये देखो क्या चीज है आपको बताओ, ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है, आपको मैंने जो लाइन लिखवाई उस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। कई बार कई लोग ट्रस्ट में जो दान देते हैं ना, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको, वो कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक पर्पज के लिए दे देते हैं। जैसे मान लो किसी सेठ ने लाख रुपए को स्कूल को दान दिए और उसने कहा इससे नया फर्नीचर खरीद लेना, इससे ये रूम बनवा लेना, इससे ये 5 कंप्यूटर खरीद लेना, ऐसे स्पेसिफिक पर्पज हो गया। तो वो ये कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम में शामिल नहीं करेंगे। टोटल इनकम जो उसके अंदर शामिल उसको है, टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर उसको शामिल नहीं करेंगे। देखो कंट्रीब्यूशन विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर कोई कंट्रीब्यूशन मिला है विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, कि वो जो धन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो किसका पार्ट माना जाए? कॉर्पस का पार्ट माना जाए, ट्रस्ट की पूंजी का पार्ट माना जाए, कोई विशेष पर्पज के लिए खर्च किया जाए। तो ऐसी दशा में उसको ये करा क्या नहीं माना जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, ट्रस्ट की इनकम के खर्च के तौर पे नहीं माना जाएगा। इसका मतलब हो गया, जैसे आपको टोटल एक्सपेंडिचर बोला हुआ है कि 25 लाख और उसमें बोला हुआ है कि 2 लाख रुपया जो है वो किसी ने आपको खर्च करने के लिए दिए थे कॉर्पस, और वो पैसा उसने स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए दिया था कि ये कॉर्पस में शामिल किया जाए। तो आप क्या करोगे, वो 25 लाख रुपए का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें 2 लाख रुपए कॉर्पस के खाते के लिए बोल रखे, पूंजी के लिए बोल रखे,
वो कम कर देना। इसका मतलब जनरल पर्पज पे तो 23 लाख ही खर्चा हुआ है फिर ट्रस्ट का, 25 लाख सारा खर्चा दिया हुआ है, उसमें से 2 लाख तो खर्च किस पर्पज के लिए किया हमने, कोई कॉर्प्स के लिए अगले ने बोला था उस पर्पज के लिए कि फर्नीचर खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, जो भी, तो उस पर्पज वाले क्या कर देना कम। इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर में से जितने आपको मैंने बोले ना इसमें, तो वो ध्यान रखना। तो इस लाइन को आपने लाइन को लिख लिया होगा और ये रकम किस में से घटेगी, टोटल एक्सपेंडिचर में से घट जाएगी। फिर तीसरी बात देखो नीचे टॉपिक आप लोग, एक कैपिटल गेन आपको दिया हुआ होगा टॉपिक, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आप नॉर्मल जो कैपिटल गेन निकालते हैं उससे बहुत अलग निकलेगा, इसमें ट्रस्ट का कैपिटल गेन अलग निकलता है, और इसका भी सवाल एक आध बार आया हुआ है प्रैक्टिकल, ट्रस्ट का कैपिटल गेन निकालने का, तो आप लोग इस पे भी ध्यान दो। ट्रस्ट का देखो बात क्या कह रहा है, ये असेट्स हेल्ड फॉर रिलीजियस पर्पज और चैरिटेबल पर्पज। अगर कोई असेट्स को ट्रस्ट ने रख रखी है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज के लिए, तो उसको लेकर के क्या नियम लगेगा वो देखिए। जैसे ट्रस्ट वगैरह भी रखते हैं क्या कोई असेट्स ट्रस्ट में, जैसे क्या हो सकता है, मान लो मंदिर में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे स्कूल में हो, हम देखते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह ये भी असेट्स होते हैं, कोई कार वगैरह हो, और कोई फर्नीचर हो, कोई मशीन लगी हुई हो, मशीनें भी लगी हुई हो सकती है कोई चीज की, जैसे हॉस्पिटल है तो उसमें जांच की और की डायग्नोसिस की मशीनें लगी हुई हो सकती है, ऑफिसों में तरह तरह के फर्नीचर लगे हुए हो सकते हैं, एसी लगे हुए हो सकते हैं, तो बहुत सारी असेट्स हो सकती है। असेट जनरली क्या होती है, ट्रस्ट हमेशा ये ध्यान रखना ट्रस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्या नहीं लगता, डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन तब लगाना होता है जब अपने को कोई चीज इन्फिनिट नहीं चल रही हो, ये इन्फिनिट चलता है ट्रस्ट, ये माना जाता है अनंत समय तक चलेगा, और इसमें कोई असेट्स खरीद ली थोड़े समय बाद में रिप्लेस करके दूसरी भी खरीद ली, मतलब वो पुरानी हो जाएगी, वापस बाद में अपने कोई 5-10 साल बाद में क्या करनी होगी, नई चीज खरीदनी होगी, मीन डेप्रिसिएशन नहीं लगता, कहीं लिखा हुआ आ जाएगा देखो अभी बात। और इसमें फिर कैपिटल गेन कैसे लगाएंगे, कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे वो भी एक अलग तरीका है, देखना। assets held for religious और charitable purpose, sometimes a capital assets held under trust, कोई कैपिटल असेट्स जो ट्रस्ट की है, मान लो ट्रस्ट ने कोई बस खरीद रखी है यात्रियों को ले जाने के लिए या कोई स्कूल के बच्चों के लिए, तो अगर कोई असेट्स है ट्रस्ट में जो किस काम आती है, ओनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज, जो किस काम आती है वो ट्रस्ट के चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के, इस ट्रांसफर, और अगर वो हमने क्या कर दी, ट्रांसफर कर बेच दी, अगर वो हमने एसेट्स को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, रिजल्टिंग इन ए कैपिटल गेन, बेचा होगा तो कोई कैपिटल गेन भी हुआ होगा। द नेट कंसीडरेशन रिसीव्ड, कंसीडरेशन है ये, नेट कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन सच ट्रांसफर मे बी यूटिलाइज। अब जो पैसा मिलेगा वो जनरली हम क्या करेंगे, जो भी पैसा मिलेगा वो यूटिलाइज करेंगे पार्ट इन एक्वायरिंग अनदर असेट्स, या तो हम कोई दूसरी असेट खरीद लेंगे हेल्ड ओनली फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। ये 2-4 लाइनें पुराने और नए नोट्स में थोड़ी डिफर है, आप लोग नए नोट्स आप लोगों के पास है तो आप लोग इनको साथ में देखते जाओ, है क्या ये लाइनें, वो सीधा ही आपके शॉर्ट में फार्मूला ही दिया हुआ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये नॉर्मल लाइनें लिखी हुई है, मैंने लाइनें हटाई है मतलब और कुछ नहीं किया। कि अगर कोई ट्रस्ट के पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको उसने क्या कर दिया, बेच दिया, जैसे मान लो कार है वो बेच दी, कोई मशीन है वो बेच दिया, टीवी है वो बेच दिया, कोई भी चीज बेची, तो फिर नई भी खरीदी होगी, तो वो अगर बेच दिया और उससे जो नेट कंसिडरेशन मिला उससे अगर नई असेट्स खरीद ली टू बी यूज्ड, जो वापस काम में लेनी है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए, इन सच केस, तो ऐसी दशा में कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर, कैपिटल गेन जो होगा शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड, वो मान लिया जाएगा कि काम में ले लिया गया है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए, टू द एक्सटेंट स्टेटेड बिलो, जो नीचे बताया हुआ हिस्सा है उतना वापस यूज किया हुआ मान लिया जाएगा। देखो इसको शॉर्ट में आपको दूसरे तरीके से लिखा हुआ है नए नोट्स के अंदर, आप देखना, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई चीज बेची और बेच के दोबारा खरीद ली उससे नई चीज, तो आपको कैपिटल गेन कितना होगा और कितना एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वो दोनों बात आपको बताई गई है कि कितना फ्री हो जाएगा और कितने पे टैक्स लगेगा। तो ऐसी दशा में देखिए टैक्सेबल कैपिटल गेन जो होगा उसका एक फार्मूला आप लोग लिख लेना, टैक्सेबल कैपिटल गेन, कि कितने कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। नॉर्मली आप कैपिटल गेन कैसे निकालते थे, याद हो तो कैपिटल गेन में सेल्स कंसीडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट, फिर आता था ना कैपिटल गेन, यहाँ पे वैसे न करके यहाँ पे ये देखा जाएगा, आप उसमें तो करते थे पहले पुरानी मशीन बेची कितने में, माइनस करते थे वो खरीदी भी कितने की है इंडेक्स कॉस्ट करके वो चीज। इसमें क्या क्या आता है, बेची कितने में, पहले तो जैसे नेट कंसीडरेशन लिखा जाएगा कि बेची कितने में पुरानी मशीन या पुरानी बिल्डिंग या पुरानी चीज, नेट कंसीडरेशन। देखो एक बात और बता दो, ट्रस्ट की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है ना उसको तो बेच ही नहीं सकते, जैसे ट्रस्ट की बिल्डिंग है, स्कूल है, उसको नहीं बेच सकते,
उस ट्रस्ट ने कोई काम में लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको बेचा जा सकता है। जैसे ट्रस्ट ने कोई कार खरीदी, कोई बस खरीदी, कोई कंप्यूटर खरीदा, कोई लैपटॉप खरीदा, कोई मशीन ऐसी खरीदा, वो किसको नहीं बेच सकते? वो ओरिजिनल जो डोनर ने दान में दी थी ना, वो प्रॉपर्टी कभी भी वो क्या नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। तो इसमें नेट कंसिडरेशन जितने में भी वो आप लोगों ने बेची है पुरानी मशीन या पुरानी प्रॉपर्टी, और हमेशा तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं वो खरीदी भी कितने की थी पुरानी, यहाँ पे माइनस किया जाएगा। अब जो नई खरीदेंगे हम, रिप्लेस करके कोई नई चीज खरीदेंगे, वो कितने की खरीद, वो माइनस किया जाएगा। माइनस किया जाएगा इसमें परचेज प्राइस ऑफ न्यू असेट। माइनस क्या किया जाएगा? परचेज प्राइस ऑफ न्यू असेट। नई असेट्स आप कितने में खरीदोगे, उसका परचेज प्राइस लेस किया जाएगा। अब हो सकता है रकम पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, हो सकता है रकम क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, वो टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा। लॉस भी आ सकता है। मतलब जैसे आपने नेट कंसिडरेशन, आप लोगों ने जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी बेची है 5 लाख में, आपने उसकी जगह नई कार खरीद ली, वो 4 लाख में खरीद ली। पुरानी तो बेचती 5 लाख में और नई कितने में खरीद ली, 4 लाख में। तो बेची वो नेट कंसिडरेशन ऊपर आ गया 5 लाख, नई कितने में खरीदी, 4 लाख में। तो 5 में से 4 घटा दो, कैपिटल गेन कितना आ गया, 1 लाख। तो 1 लाख पे टैक्स लग जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बात सुनिए, इसमें कभी भी लॉस आता दिखे ना आपको माइनस में, हालांकि प्रैक्टिकल है नहीं इस चीज के, लॉस को इग्नोर किया जाता है। होने को तो वो आपको लगेगा लॉस आ गया सर, जैसे 5 लाख की पुरानी बेची, नई खरीद ली 6 लाख की, तो क्या आ गया, माइनस में 1 लाख आ जाएंगे। आप कैपिटल गेन के रूल के अनुसार तो क्या सोचोगे, सर लॉस आ गया 1 लाख का। लेकिन लॉस आता है तो इसको इग्नोर करते हैं। लॉस आया तो वो री इन्वेस्ट हो गया एक तरह से आपकी कमाई, उसको इग्नोर करते हैं। मतलब इससे प्लस में आ जाए तो कैपिटल गेन हो जाएगा, माइनस में आ गया तो कुछ नहीं, जीरो कैपिटल गेन हो गया। तो जैसे नेट कंसिडरेशन आप लोगों को दिया हुआ रहेगा कि कोई प्रॉपर्टी पुरानी बेची, कोई ट्रस्ट ने कि ये चीज बनाई थी, ये बेच दी, फिर नई चीज उसके बदले में खरीदी, वो लागत घटानी है। आपको कभी भी पुरानी चीज की लागत नहीं घटानी। हमारी क्या कैपिटल गेन में क्या आदत रहती थी, जो बेची है उसी की लागत घटाते थे हम, पहले खरीदी भी कितने में थी। लेकिन यहाँ पे किसको घटाना है, जो नई असेट्स खरीदोगे, परचेज प्राइस ऑफ न्यू असेट। जैसे पुराना कंप्यूटर बेच दिया तो नया कितने में खरीदा, वो क्या करना है, इसमें लेस करना। फिर पॉजिटिव आ जाए तो कैपिटल गेन हो गया, नहीं आए तो नहीं। मीन लोग, कानून ने ये जानबूझ के नियम क्यों बना रखा है भाई, कि लोग ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बेच के मुनाफा ना कमाएं। ये नियम जानबूझ के बना रखा है कि जो आपने कोई चीज बेची है, उससे कई लोग ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को औने पौने भाव में बेचने की कोशिश करते हैं। कानून कहता है फिर अगर बेचोगे और उसको री इन्वेस्ट नहीं करोगे, मान लो परचेज कुछ किया ही नहीं, तब क्या होगा, 5 लाख में बेची और परचेज कुछ किया ही नहीं, तो पूरे 5 लाख ही आ जाएगा ना कैपिटल गेन में, तो पूरे 5 लाख पे टैक्स लग जाएगा, क्योंकि आपने नई कोई चीज खरीदी नहीं, पुरानी की लागत घटा नहीं सकते। और अगर आपने नई चीज खरीदी है, कम की खरीदी है, तो भी आ जाएगा। 5 लाख में बेची और खरीदी कितने में, 4 लाख में, तो कितना आ गया, 1 लाख। तो आप कितने की खरीदोगे, आपका टैक्स लगे ही नहीं। कितने की खरीदो, 5 लाख की बेची है तो कम से कम खरीदो भी कितने की, 5 लाख या उससे ज्यादा की खरीदो। मतलब कानून भी, कायदा भी ये कहता है कि ट्रस्ट में तो दान पुण्य का है काम सारा ही, तो जितना आपने कोई चीज बेच के पैसा मिल गया, उससे ज्यादा की खरीदो। हर चीज महंगी भी तो आती है उससे, तो और अच्छी खरीद लो वो चीज, ये कहता है। ये दूसरा कैपिटल गेन का नियम ध्यान रखना, पहला प्रैक्टिकल और पहला क्वेश्चन तो इसमें किसका बनता है, ये रिसिप्ट वाला। ध्यान रहेगा क्या आपको, ट्रस्ट की जो आमदनी है उसके ऊपर टैक्स का मैंने बताया था कि टोटल रिसिप्ट, उसमें से क्या कम कर देना, टोटल एक्सपेंडिचर, और क्या कम कर देना, 15%। और इसमें कैपिटल गेन कैसे निकालना वो आपको बताया, नेट कंसिडरेशन लेस क्या करना उसमें, परचेज प्राइस ऑफ न्यू असेट्स। नए वाले नोट्स में देखो नोट भी लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो है फिक्स असेट्स पे अलाउ नहीं होता। आपके पुराने नोट्स में नहीं है, ये लाइन लिख लेना इसकी कैपिटल गेन के नीचे, नोट डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड ऑन फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे अलाउ नहीं होता, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे अलाउ नहीं होता। तीसरा एक टॉपिक और, अब टेस्ट का लास्ट टॉपिक आता है, देखो बात सुनिए, एनोनियस डोनेशन के बारे में बात आती है। ये क्या होता है भाई, एनोनियस डोनेशन, कोई वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने,
जिसका सोर्स पता नहीं हो कि किसने दान दिया, गुप्त दान बोलते हैं ना। गुप्त दान बोल दो। कई बार कई लोग दान पुण्य करने के लिए अपना नाम छुपाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो वो एनोनियस डोनेशन कहलाता है। कानून उसको सही नहीं मानता, लेकिन कानून कहता है कि आप छुपा रहे हो, जो व्यक्ति दान देने वाला है वो छुपा रहा है, इसका मतलब जरूर उसकी 2 नंबर की इनकम है। कानून तो ये मानेगा ना, इनकम टैक्स के नजरिए से सोचो। इनकम टैक्स क्या कह रहा है कि दान देने वाला व्यक्ति जानबूझ के क्यों छुपा रहा है अपना नाम। जैसे आपने कोई ट्रस्ट को 1 लाख का दान दिया, आप कहते हो सर मैंने कहा कि ट्रस्ट की रसीद लो, आपने कहा सर मेरा नाम मत लिखो इस पे, मैंने कहा क्यों, आपने कहा सर इस पे ऐसे लिख लो, क्या एनोनियस लिख दो कि कोई व्यक्ति का पता नहीं किसने दान दिया। इसका मतलब आपकी इनकम 2 नंबर की है। 1 नंबर की होती तो मेरे से पक्की रसीद लेते, आपको छूट मिलती है ट्रस्ट से। आप ट्रस्ट वगैरह में दान देते हो तो एटीजी की छूट मिलती है डोनेशन की, आप छूट नहीं लेना चाह रहे हो, ऐसे पागल कैसे हो सकते हो, दान भी दे रहे हो छूट भी नहीं लेना चाह रहे हो, इसका मतलब वो क्या आपका 2 नंबर का इनकम। इसमें ट्रस्ट को भी नुकसान है, ट्रस्ट को जो इनकम होगी उसमें से कुछ भी एनोनियस डोनेशन में से कुछ भी नहीं घटाया जाता, नॉर्मल इनकम में से तो घटाते हैं ना। ये ट्रस्ट वाली जो एनोनियस डोनेशन मिलेगा, इसमें क्या होगा, टोटल रिसिप्ट जो भी हुई एनोनियस डोनेशन में, उसमें सिर्फ 5% ऑफ एनोनियस डोनेशन, इसका 5% की घटाने की इजाजत होती है। सिर्फ इतना डोनेशन में से घटाया जा सकता है 5%, और बाकी क्या बन जाएगी, ये जो डोनेशन की इनकम आएगी ये टैक्सेबल हो जाएगी, और टैक्सेबल भी स्पेशल रेट पे होगी 30%, रेट पे टैक्सेबल होगी है 30%। एनोनियस डोनेशन जो होता है आपके ये भी नोट्स में नहीं है, पुराने नोट्स अगर हैं तो ध्यान दे लेना, वैसे आपको पेज मैंने पुराने भेज रखे हैं, वो चेंज जो हुए उनमें, तो उनमें आप देख के लिख सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट बोर्ड से आप कॉपी कर सकते हो। एनोनियस डोनेशन जो है उसमें टोटल रिसिप्ट और उसमें से कितना, जैसे इनमें कितना लाभ होता था 15%, इसमें कितना लाभ होगा 5%, इसमें बाद में बची हुई इनकम पे स्लैब रेट लगती थी और इसमें क्या लगेगा 30%, ये एक तरह से लॉटरी की तरह का हो गया। इसमें और कोई खर्चा नहीं घटाते, बस सिर्फ 5% घटाते, तो इसका मतलब कोई ट्रस्ट लेना चाहेगा क्या एनोनियस डोनेशन, क्यों ट्रस्ट नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि ट्रस्ट को उस इनकम में से कितना टैक्स देना पड़ेगा 30%, तो नहीं चाहेगा ना, नॉर्मल इनकम पे फ्री हो जाता है मामला, स्लैब रेट वगैरह लगती है। तो ये ट्रस्ट का मैटर है, इस पे टैक्स लग जाएगा कितना परसेंट, 30% ये बात में एनोनियस डोनेशन वाली ध्यान रख लेना। देखो फिर इसके बाद में एक लास्ट लाइन आपको ट्रस्ट की बता देता हूं, फिर टॉपिक पूरा वो सुन लो। कई ट्रस्ट क्या करते हैं साथ में बिजनेस भी करने लगता है। बिजनेस किस मायने में होता है, देखो ट्रस्ट का हालांकि एक अलग टॉपिक है, ये थ्योरी में आप लोग लॉ में पढ़ोगे कहीं। ट्रस्ट क्या करते हैं, जैसे कई ट्रस्ट में आपने सुना होगा कि वो जैसे ट्रस्ट एक तो धर्मादय के हिसाब से चलाते हैं, और उसमें साथ ही साथ क्या करते हैं, कई जगह वीआईपी व्यवस्था के लिए अलग से वो चार्ज लेते हैं। जैसे मंदिर का ही ले लो कि वो नॉर्मली ट्रस्ट के रूप में चलता है और वीआईपी दर्शन के लिए अलग से पैसा वसूल करता है। वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वो इस आधार पे चलता है कि हम ट्रस्ट चला रहे हैं, और ट्रस्ट में इसे कहा गया है उसके अंदर की भी हम जो इतने 50% मरीज होंगे उनको तो फ्री में देखेंगे या 5 रुपए की पर्ची लगेगी, और बाकी 50% के हम 100 रुपए 200 रुपए की फीस लेंगे। स्कूलों में भी होता है ऐसा कि भाई कोई स्कूल है उसमें कहा जाता है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं हमारे स्कूल में 20% बच्चों को तो फ्री में पढ़ाएंगे, बाकी की फीस लगेगी, ऐसे होता है। मतलब वो बाकी हिस्सा क्या करने लग गए, बिजनेस करने। स्कूलों में ना होकर ज्यादा हॉस्पिटलों में दिखाया जाता है ऐसा कि हॉस्पिटलों में क्या होता है, वो एक आधी चीज तो चलाते हैं फ्री में, जैसे डॉक्टर की पर्ची तो 5 रुपया में सिर्फ, और वो डायग्नोसिस की जो मशीन होती है कोई भी, जैसे सोनोग्राफी की भी, एक्सरे की भी, और कोई भी, उसकी फीस 500 1000 रुपया लेते। मतलब वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, बिजनेस। और वो क्या है, डॉक्टर की फीस वो नॉमिनल रखती, वो क्या होगी उनका चैरिटी। तो दोनों को मिक्स करके करते हैं, करेंगे तो चैरिटी भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, पैसे भी कमा। स्कूलों में भी ऐसा ही होता है कई में कि स्कूल में वो लोग मेन पढ़ाई का तो फीस कम ले लेते हैं और बुक्स वगैरह बेचते हैं, उनमें खूब मुनाफा कमा लेते हैं। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि कोई भी ट्रस्ट की 20% से ज्यादा इनकम बिजनेस से नहीं होती। ट्रस्ट की बिजनेस से इनकम अगर वो कमा रहा है, करो बिजनेस, लेकिन इसका ना 80% चैरिटी करनी होगी। बिजनेस कितना कर सकता है, 20%। इसकी लाइन आपके होगी नोट्स में या नहीं, ये देख लो, नहीं है तो इसकी भी लाइन एक लिख लो। Any charitable trust can carry, any charitable trust can carry, any charitable trust can carry
Any charitable trust can carry any business, can carry any business, can carry any business if such income does not exceed, if such income does not exceed 20% of total receipt. If such income does not exceed 20% of total receipt. अगर उसकी इनकम कितने से ज्यादा नहीं हो, टोटल रिसिप्ट के 20% से ज्यादा नहीं हो, मतलब जो उनकी रिसिप्ट हुई साल की 1 करोड़ की भी मान लो, तो वो बिजनेस जो कर रहे हैं जिस चीज के अंदर, वो कितने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 20 लाख से ज्यादा का नहीं है। कई तो आजकल स्कूल वगैरह ट्रस्ट के नाम पे लूट रहे हैं। रियल में आजकल क्या हालत हो गई, आप स्कूलों में और में ट्रस्ट के नाम पे हम देखते हैं, लेकिन इन्होंने पहले हिंदी मीडियम में चलती थी तब ठीक है, अब इन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में आपको पता है नाम के पैसे लेते हैं, हर चीज के नाम से बोल देते हैं। तो पुराने जमाने में तो जबकि स्कूलों में इनमें ट्रस्ट वाले में क्या होता था, इवन वो दानदाता लोग क्या करते थे, बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें, ये चीजें भी फ्री में देते थे, तो वो उल्टा दान के मकसद से चलाते थे। और आजकल इनके जो सेठ के बाद में पोते पड़पोते कोई ट्रस्ट के ट्रस्टी बन गए, तो वो लोग क्या है, जनरली उनका पर्पस थोड़ा सा स्वार्थी हो गया। तो ये 3 चीजें देखो, ट्रस्ट हालांकि याद करना बहुत मुश्किल काम है, हम लोग खुद भी मैं जनरली मतलब जो टॉपिक थोड़ा बहुत भूलते हैं ना हम लोग पढ़ाते हैं, तो जनरली किस में भूलते हैं, ट्रस्ट में ही भूलते। ट्रस्ट हुआ, आगे एक आधा असेसमेंट अपने और आएगा नॉन रेजिडेंट का, ये 1-2 टॉपिक क्या कंफ्यूजिंग होते हैं, और इन टॉपिक का अंत नहीं है। सीए फाइनल में आप देखोगे तो ये बहुत लंबे चौड़े आते हैं, लेकिन वहां बड़े सवालों के हिसाब से काम आते हैं, और आपके क्या काम आने, छोटे क्वेश्चन के पर्पज से। सबसे ज्यादा काम में कौन सा आना है, ये टोटल रिसिप्ट वाला। आपको बता दूं वापस, याद भी करना है इसको, कल ऐसे नहीं, ये सब ये टेबल याद नहीं करी मैंने, ये याद किया, ये जो बताऊं वो बोर्ड पे लिखा है, 3-4 टेबल आपको सारी याद करनी, ठीक है ना। पहला आपको बताना है टैक्सेबल इनकम ट्रस्ट की कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई पूछे टैक्सेबल इनकम, तो आप क्या होगी, सर टोटल रिसिप्ट जो आएगी उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर या जितना रकम खर्च कर दिया वो कम कर देंगे। हालांकि टोटल एक्सपेंडिचर में वो रकम मत शामिल करना जो कॉर्प्स के लिए मिली, ठीक है ना, वो घटा देना, और 15% किसका, टोटल रिसिप्ट का घटा देंगे। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर टैक्स लग जाएगा। टैक्स किस रेट से लगता है, स्लैब रेट से लगता है, ये भी कहीं लिख सकते हो, स्लैब रेट से टैक्स लगता है। फिर दूसरी बात क्या होता है, कैपिटल गेन कैसे निकलता है, आपको मैंने बताया कैपिटल गेन कैसे निकलता है। नेट कंसीडरेशन, जो चीज बेची है उसके अंदर से लेस क्या करेंगे, परचेज ऑफ न्यू असेट्स, जितना नई असेट्स खरीदने में परचेज में काम में ले लिया वो कैसा लेस कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करती, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करती, ये बात ध्यान रखना, आप लोग पूछा जाता है। तीसरा एनोमियस डोनेशन हो तो टोटल रिसिप्ट में से क्या घटा देंगे, 5% डोनेशन घटा देंगे, बाकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। उस पर टैक्स कितना लगेगा, 30%। और एक बताया, बिजनेस अगर कोई ट्रस्ट चला रहा है तो बिजनेस की इनकम कितना होती है, 20%। तो इसकी एक्सरसाइज तुरंत देख लो, कल भूल जाओगे पूरा टॉपिक, कल मत भूलना, सुनूंगा मैं। 13वें चैप्टर में डाली हुई एक्सरसाइज सारी। 13वें टॉपिक के अंदर देखो 13.28 बता रहे हैं। हाँ सर, अगर जैसे स्पेसिफिक वो पैसे आए हैं, जैसे कुछ कोई चीज के लिए कोरम, क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। तो जैसे कोई स्पेसिफिक पैसे आए हैं कोरम वाले, हाँ, तो वो टोटल रिसिप्ट में ऐड होंगे क्या, या उसमें माने जाएंगे क्या? एक्सपेंडिचर में करना है काम। देखो 45वें क्वेश्चन से आपके चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम 42 13.28 पेज पे आप लोग देखिए, बोर्ड पे से मिटा भी नहीं रहा हूं, आपको जानबूझ के कि ये टॉपिक आपको याद आ जाएगी कौन सा सर इसमें से आया क्या सर। चैरिटेबल पर्पस किसको शामिल करेंगे इसमें, रिलीफ ऑफ पुअर आया था एक नाम, एजुकेशन भी आया था और मेडिकल रिलीफ भी आया था, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला ये चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड, देखो ट्रस्ट को छूट पानी है ना ये 15% की, तो बहुत सारी कंडीशन है, उनमें से एक होती है वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ये कंडीशन अपने यहाँ पे काम में नहीं आती, सेटअप की बुक में जरूर आएगी ये कंडीशन लिखी, क्या क्या होना चाहिए, इतने साल पुराना होना चाहिए ट्रस्ट, ये सर्टिफिकेट हो, ऑडिट कराएगा, ये कराएगा वो। तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है, हैविंग कैपिटल असेट्स परचेज, उसने कोई कैपिटल असेट्स खरीदी थी जून 16 में 1 लाख, ये कैपिटल गेन का सा लग रहा है, आगे देखो इसको 1 लाख की, और यूज किया चैरिटेबल पर्पस के लिए टिल द सेम वाज सोल्ड, और उसको बेच दिया कब, दिसंबर 20 में, कितने में बेच दिया, 1.5 लाख, नेट कंसिडरेशन 1.5 लाख। ट्रस्ट आफ्टर सेल ऑफ कैपिटल असेट्स, और ट्रस्ट ने वो असेट्स बेच करके
परचेज ए न्यू असेट्स, उसने एक नई असेट्स खरीद ली 1,20,000 की, विच वाज आल्सो यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो बताइए अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन यूटिलाइज इन परचेज ऑफ न्यू कैपिटल असेट्स शैल बी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन यूटिलाइज इन परचेज ऑफ न्यू असेट्स बाय ट्रस्ट शैल बी टैक्सेबल। ऐसे पूरा वर्ड इसमें लिखा नहीं आगे कि टैक्सेबल कितना रकम होगा, तो कितना टैक्सेबल आएगा इसके अंदर? इसने क्वेश्चन ही अलग तरीके से पूछा, लिखा सही है। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें क्वेश्चन इसने वो टैक्सेबल वर्ड हटाया नहीं है, वो सही तरीके से ही बोल रहा है। देखो इसमें आपको अगर एग्जेम्प्टेड पूछता ना कि टैक्सेबल है कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना आएगा, तब तो आपका आंसर 30,000 सही था। देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी कर दिया इसने। नेट कंसिडरेशन आप नई असेट्स बेची कितने में, तो आप क्या लिखते 1.5 लाख, खरीदी कितने में नई असेट्स 1,20,000, तो वो आपके आंसर कितना आ जाता? कैपिटल गेन टैक्सेबल कैपिटल गेन पूछता तो 30,000 राइट हो यू। लेकिन आपको इसमें पूछा क्या है, इसने पूछा लास्ट में कि अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन यूटिलाइज इन परचेज ऑफ न्यू असेट्स बाय ट्रस्ट। ये कैसे निकालते हैं? देखो इसमें आप लोगों को अगर यूटिलाइज पूछ ले तो इसमें क्या होता है कि आपकी पुरानी मशीन 1 लाख की खरीदी हुई थी, नई मशीन आपने कितने की खरीदी है 1,20,000 की, यानी 20,000 रुपए ज्यादा आपने नई मशीन पे खर्च किए, तो वो 20,000 वो रकम पूछिए। हम इसमें क्या होता है जनरली हम घटाते हैं न्यू असेट्स है ना, न्यू असेट्स घटाते हैं, वो इसीलिए घटाते हैं कि पुरानी से अगर महंगी खरीदी है नई मशीन तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ओल्ड मशीन घटाते तो नेट कंसिडरेशन 1.5 लाख लिखते, पुरानी खरीदी भी कितने की थी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, तो 1 लाख की खरीदी भी तो 50,000 रुपए टैक्स लगता। सोचो पुरानी बेची कितने में 1.5 लाख, पुरानी खरीदी भी कितने की है 1 लाख, तो 50,000 कानून कायदा तो ये कहता है कैपिटल गेन 50,000 का है, लेकिन यहाँ पे आपका नियम क्या कहता है नेट कंसिडरेशन 1.5 लाख और पुरानी की बजाय नई खरीदी 1,20,000 की, तो कितने पे टैक्स आपको लग रहा है 30,000 पे। लेकिन कितना बचा लिया, एक तरह से ये पूछ रहा है कि नई पुरानी से कितनी ज्यादा आपने यूटिलाइज करके धन एक्स्ट्रा खर्च करके आपने खरीदी। तो पुरानी मशीन 1 लाख की थी, नई कितने की यूटिलाइज एक्स्ट्रा कर दिया 1,20,000, तो वो 20,000 आंसर है। तो 20,000 आप लोग सही करो, इसमें यही सही रखो। अगर यही पूछता टैक्सेबल कैपिटल गेन तो आप क्या जवाब देते 30,000 दे देते, बात समझना इसको। और अगर इसने ऐसे पूछा है तो आप क्या जवाब दोगे, पुरानी मशीन और नई मशीन की लागत का डिफरेंस देख लो, नई वाली कितने की ज्यादा खरीदी 1 लाख से 1,20,000 की खरीदी है, 20,000 की ज्यादा खरीदी, ये 20,000 का टैक्स एक्स्ट्रा बच गया कि नहीं बच गया? आपके नॉर्मल नियम के हिसाब से तो 50,000 आ रहा है कैपिटल गेन, और ये 20,000 की ज्यादा खरीदी आपने, इसलिए कितना आया आंसर 30,000 आ रहा था आपके टैक्सेबल इनकम। तो बात वही है, आंसर इसका सही है 20,000 ही। Advancement of any other object of general public utility service shall be regarded as general purpose even if it involve carrying on any trade। अगर आप कोई जनरल पर्पज के लिए कोई और कोई चैरिटेबल पर्पज वाले ट्रस्ट में कुछ काम कर रहे हो, जो कोई ट्रेड या कॉमर्स या बिजनेस चलाता है, जिसके लिए आप कोई सेस या फीस लेते हो, तो वो चलेगा if the gross receipt does not exceed, अगर उसकी रिसिप्ट कितने से ज्यादा नहीं हो टोटल रिसिप्ट का 20%। अगर आप कोई बिजनेस करा रहे हो तो भी ट्रस्ट को ट्रस्ट मानेंगे अगर उसकी इनकम कितने से ज्यादा नहीं है 20%। अगर 20 से ज्यादा है आपके बिजनेस की इनकम, तब तो क्या हो जाएगा, वो ट्रस्ट का अस्तित्व ही खो देगा, फिर उसको ट्रस्ट कहेंगे। जिस ट्रस्ट में 20% से ज्यादा क्या होने लग जाए बिजनेस की इनकम। तो एक एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट शैल बी रिगार्डेड एज चैरिटेबल पर्पस, आप चैरिटेबल पर्पस में ही माने जाओगे अगर आपको ट्रेड कॉमर्स या बिजनेस कर रहे हो और उसकी फीस कितने से ज्यादा नहीं है 20% से। अगला है 46, नहीं देखना, इसमें कुछ क्वेश्चन के तो कैसे भी हैं जो थ्योरी के, थ्योरी में नहीं कुछ भी। नहीं अलग अलग टाइप का करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे इनकम जो होगी ना टोटल रिसिप्ट का 20% से ज्यादा नहीं होगा। बात वो, क्योंकि कई चैरिटेबल पर्पज में एकदम फ्री में भी काम करते हैं, लेकिन उनको फिर इनकम कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से जुटानी पड़ती है। जैसे मान लो कोई दुकानें वगैरह स्कूल के बाहर बनाती है, उनसे कोई किराया आ रहा है और कुछ आ रहा है, कोई खुद स्टोर चलाते हैं, तो वो करते हैं ताकि अपने स्टाफ को सैलरी दे सके, अपने ट्रस्ट को चला सके। 47 क्वेश्चन देखिए, ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A फॉर द प्रीवियस ईयर डिराइव्ड ग्रॉस रिसिप्ट, उसको ग्रॉस इनकम मिली है कितने की, ये कराए 16 लाख की, विच कंसिस्ट, जिसमें उसको अलग अलग इनकम कहां से मिली वो आपको दे रखी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक, ये सारी इनकम दे रखी है। फिर ट्रस्ट ने 11.60 लाख रुपया खर्च कर दिया चैरिटी के लिए,
डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम जो है वो ये कह रहा है बताइए। तो देखो 16 लाख रुपया टोटल रिसिप्ट हुई है ऊपर। 16 लाख में से आप एक तो 11.60 लाख खर्च कर दिया, वो कम करो, और एक 15% टोटल रिसिप्ट का भी कम करो। ऐसे करो, देखो पहले टोटल रिसिप्ट लिखो 16 लाख, टोटल रिसिप्ट ये तो कितनी हो गई 16 लाख। फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना लिखोगे 11.60 लाख, और फिर टोटल रिसिप्ट का 15% और लेस करो 16 लाख का, 2.4 लाख हो जाएगा। 15% वो भी घटाएंगे। 16 लाख रिसिप्ट है, 16 लाख की रिसिप्ट में से ये घटाना है। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए 48। दे चैरिटेबल ट्रस्ट जिसकी टोटल इनकम 20 लाख है, 2 लाख क्या है क्या ऊपर वाले में। अगला देखिए 48। दे चैरिटेबल ट्रस्ट जिसकी टोटल इनकम 20 लाख है, उसने 10 लाख रुपया अपने ऑब्जेक्ट में खर्च कर दिया, तो हाउ मच इज चार्जेबल टू टैक्स। तो कितनी रकम पे टैक्स लगेगा? इफ इट डज नॉट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे। तो 20 लाख में से 10 लाख तो खर्च कर दिया, एक तो ये घटाएंगे, और 15% 20 लाख की इनकम का वो अपने को घटाना है। तो 20 लाख में से 10 और 3 कितने घटा देंगे 13 लाख, तो कितने बचेंगे 7 लाख। 20 लाख में से 10 लाख तो ये खर्च कर दिए, और 20 लाख का 15% हम घटाते हैं रिजल्ट के लिए। 49। राम जी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने कोई असेट्स बेची है 70,000 की, कैपिटल असेट्स, इसका आ गया कैपिटल गेन का। कैपिटल असेट्स बेची है 70,000 की, और 13 जून को बेची है, नहीं थोड़ा गलत पढ़ दिया। राम जी ने, इसने कोई असेट्स है 70,000 की, उसको सेल कितने में किया है फॉर 150, 1,50,000 में बेचा है। कैपिटल असेट्स कॉस्टिंग, कॉस्ट थी उसकी 70,000 और बेचा कितने में आगे 150। इट परचेज, और इसने नई असेट्स खरीदनी कितने की 1,20 की। अमाउंट टैक्सेबल कैपिटल गेन बताइए, कैसे निकालोगे टैक्सेबल। नेट कंसिडरेशन बेची कितने में 1.5 लाख, खरीदी कितने में 1,20, कितना बच गया 30। एक चैरिटेबल ट्रस्ट 50वां है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट। देखो ये प्रैक्टिकल आए हुए 48वां भी आया हुआ था एग्जाम में, 49 49 वाला भी आया हुआ है, और 50 वाला भी। एक चैरिटेबल ट्रस्ट जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट है 40 लाख, 28 लाख रुपया इसने अपने ऑब्जेक्ट में खर्च कर दिया, तो टोटल इनकम कितनी होगी जिस पे टैक्स लगेगा। 40 लाख में से एक तो 28 लाख घटाओ, और एक 15% घटाओ। 40 लाख में से 28 लाख घटा लो, और 40 लाख का 15% 6 लाख में घटाओ, कितना बचा? फिर भी 6 लाख ही बचेगा। कैलकुलेटर लाया करो। 40 लाख में से 28 लाख घटाए 12 लाख आ गए, फिर 40 लाख का 15% 6 लाख घटाओगे तो वो कितना बचेगा 6 लाख ही आ जाएगा आंसर। 51। एक चैरिटेबल ट्रस्ट अक्वायर्ड 2 AC, एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने करा 2 AC खरीदे 1,40,000 के। इट क्लेम द एक्विजिशन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ये उनको खर्च मानना चाह रहा है। द अमाउंट इट क्लेम बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसको डेप्रिसिएशन कितना घटाने की छूट होगी एसी पे? निल। आश्चर्य मत करो इस पे, पता होगा क्यों निल होता है इसमें, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है ट्रस्ट पे, डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं सकते। 52वां, एक चैरिटेबल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है, उसको नीचे बताई हुई इनकम हुई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ट्रस्ट, इनकम बाय वे ऑफ बिजनेस, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक इंक्लूडिंग कॉर्प्स डोनेशन ऑफ 10 लाख। एक देखो कॉर्प्स मिला आप लोगों को जानो, तो कॉर्प्स को देखो, हालांकि दोनों तरीके में हो सकता है। एक बात और सुनो, ये कई बार तो इनकम में देगा आपको कि इतना दान मिला कॉर्प्स में, कई बार आपको खर्चे में देगा कि इतना खर्चा आपने कॉर्प्स के लिए किया। अगर खर्चे में बोले ना वो रकम की इतना खर्चा कॉर्प्स में, तब तो खर्चे में से घटाना, और इनकम में बोल देना कि टोटल रिसिप्ट में इतना पैसा कॉर्प्स के लिए मिला। अब आपको ये तो पता नहीं उसमें से खर्च कितना किया होगा कॉर्प्स मिला वो, तो आप इनकम में उसको शामिल मत करना, कौन सी इनकम को, जो कॉर्प्स के लिए मिली है। देखो जैसे इसमें इनकम में दिया हुआ है आपको टोटल कितनी रिसिप्ट दे रखी है 52 में, इनकम पहले 10 लाख, फिर इनकम 5 लाख, फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 15 लाख। लेकिन इस 15 में से 10 को इग्नोर करो, ये इंक्लूड है इसमें, तो 10 को इग्नोर करो क्योंकि इनकम में 10 लाख का कॉर्प्स आ गया आपकी बात, तो इनकम में आ गया तो इनकम में से एक्सक्लूड कर दो, एक्सपेंडिचर में आ जाता तो एक्सपेंडिचर में से, तो 10 लाख एक्सक्लूड कर दो, कितने बचे फिर
15 की जगह 5 ही हो गए, तो ऊपर टोटल इनकम करो कितनी हो गई, इसके बाद टोटल लगाया हुआ नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 10, नेट इनकम 5 और ये कंट्रीब्यूशन जो मिला है वो 5। अरे भाई मैंने 10 लाख घटा दिया क्योंकि इनकम में दिया हुआ तो इनकम में से घटाऊंगा मैं, फिर खर्चे में दिया हुआ होता तो खर्चे में से घटाता। टोटल इनकम समझे क्या कितनी हुई, 10 5 5 कितनी हो गई 20 लाख। अब ट्रस्ट ने नीचे खर्च कितना कर दिया 16 लाख। अब कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, देखो 20 लाख की रिसिप्ट है, 20 लाख में से 16 लाख घटाए कितने आए 4 लाख, फिर 20 लाख का 15% भी घटाओ तो 4 लाख में से 3 लाख भी घटाओ तो बचे कितने 1 लाख। अथॉरिटी ये नहीं देखना 53वां 54वां देख लीजिए। एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक चैरिटेबल ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिला है 25 लाख का, कितना डोनेशन फ्री हो जाएगा या टैक्सेबल नहीं, 5% ही फ्री होता है, इसमें कितना 1 लाख। 53 है एनोनिमस डोनेशन जो है सेल्फी टैक्सेबल एट द रेट, कितनी रेट पे टैक्स लगता है एनोनिमस डोनेशन पे 30%। 56 भी नहीं करना, थ्योरी वाले नहीं पूछे हुए इसमें टॉपिक में। तो देखो आपने प्रैक्टिकल भी किया, जो एग्जाम में आए हुए वो ऑलमोस्ट किस टाइप के पूछे हुए, इसका पूछा हुआ है या इसका पूछा हुआ है या फिर किसका एनोनिमस डोनेशन, तीन ही चीजें बनती है आपके लेवल। याद करना है, एक्सरसाइज भी करनी है इनकी सॉल्व वापस। एक्सरसाइज क्या आप लोग देखो, ये टॉपिक जो लास्ट वाले बता रहा हूँ ना, कल्पम सुप्रम की भी बताई थी, ये भी बताई थी, आप लोगों की एक्सरसाइज कहीं लिखी भी नहीं होती है ये आंसर इनकी, बाद में एग्जाम टाइम में आपको ही दिक्कत आती है, ये सब इनकी एक प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं, क्योंकि पुरानी समस्या हमें तो पता रहती है। तो प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं होने का मतलब आप लोगों ने बताया उस टाइम ये छोटे छोटे ही तो प्रैक्टिकल होते हैं, कल वाले फ्रॉम वाले भी कोई इक्के दुक्के लिखे होंगे बोर्ड पे, बाकी छोटे छोटे ही थे, और इसमें भी क्या है छोटे प्रैक्टिकल ही है। तो आप लोग साथ में घर पे वापस जाके नोट कर लिया करो, चाहे लेकिन नोट किया करो ताकि आपको बाद में पढ़ते टाइम प्रॉब्लम नहीं आए। तो कोई पॉइंट में आपको डाउट लग रहा है तो वापस बता दो, देख लो इन तीनों में। नेट कंसिडरेशन का वो एक अटपट आया था सवाल, वो उसके अंदर वो उसने कहा था यूटिलाइज कितनी कर ली, ऐसे पूछा था, तो पुरानी मशीन और नई मशीन का डिफरेंस देखा था। वो कॉर्प्स वाला पॉइंट देखो आप लोगों को, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, देखो आप डोनेशन जो दे रहे हो ना, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पेसिफिक डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन के लिए दे रहे हो, कॉर्प्स में शामिल करने के लिए, कि आप कह रहे हो कि ये रकम सर आप नॉर्मल रूटीन में मत खर्च करना, आप स्कूल को जैसे दान दे रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सर स्टाफ की सैलरी में, नॉर्मल कामों में, ऑफिस के कामों में, इनमें खर्च मत करना, बिजली का बिल चुकाने में और में। फिर आप कह रहे हो किस पर्पज के लिए खर्च करनी है, देखो स्कूलों में हॉस्पिटलों में प्रोग्राम होते हैं तो डोनेशन आता है, आपने कहा सर मेरे नाम से ये रूम बनवा देना, मेरे दादा के नाम से, एक बार होता है ऐसे हम अपने लोगों के याद के लिए दे देते, फर्नीचर खरीद लेना सर इतना, अब वो पैसा फिर उसी पर्पज के काम आएगा और कोई पर्पज के लिए। अब वो एक तरह से इनडायरेक्ट सोचा जाए तो कॉर्प्स बोलते हैं ट्रस्ट में पूंजी को, हम नॉर्मल भाषा में तो कैपिटल कहते हैं, आपने आई वो पढ़ा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह में, वहां कहीं जब कॉर्प्स लिखा हुआ रहता था कैपिटल की, वो कैपिटल आप कहोगे सर फिर कॉर्प्स क्यों बोल रहा है, अरे भाई इनडायरेक्टली वो कैपिटल का ही तो पार्ट हो गया, बैलेंस शीट में तो जाएगा, आपने पैसा दिया तो आप इससे थोड़ी कहोगे कि तुम्हारी पूंजी में जोड़ लेना, अरे पूंजी में जोड़ के क्या करेगा अगला, पूंजी में जोड़ने का मतलब तो गले में रख लो खाली पैसे को, कुछ खर्च करने के लिए तो बोलोगे स्पेशल की इस खर्चे में काम में ले लेना, मीन नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में न जाए, आप चाहते हो कि इसको बैलेंस शीट में कोई आइटम में बदलो सर, आप असेट्स में बदलो और कैपिटल अपने आप बढ़ जाएगी, असेट्स बढ़ेगी। तो वो पैसा जो है कॉर्प्स वाला, वो आपको टोटल रिसिप्ट के टाइम अगर रिसिप्ट अलग अलग करके बताए कि इतनी रिसिप्ट इसमें से, इतनी रिसिप्ट इसमें से, तो कॉर्प्स के जरिए से कोई रिसिप्ट आई है उसको टोटल रिसिप्ट में मत, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कॉर्प्स की रिसिप्ट नहीं बताता, क्या बताता है कॉर्प्स के लिए खर्चा कितना हुआ वो बताता है, क्योंकि हो सकता है रिसिप्ट पिछले साल की होगी, खर्चा इस साल कर रहा होगा, तो वो खर्चा भी क्या रूटीन का खर्चा है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का खर्चा है क्या, वो तो कोई असेट्स खरीदी होगी, तो क्या उसको टोटल एक्सपेंडिचर में शामिल करना चाहिए क्या, नहीं। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर आपको लिखा हुआ है कि 10 लाख और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉर्प्स का एक्सपेंडिचर 1 लाख, तो घटा दो 2 लाख। अगर आपको रिसिप्ट दे दी कि 20 लाख 30 लाख जो भी दे रखी है, जैसे इस सवाल में भी थी, और उसमें बोला कि 10 लाख कॉर्प्स के लिए, तो 10 लाख तो शामिल मत करो, उसको भी हटा दो कॉर्प्स में, इनकम में, ये बात। और कोई बात में डाउट हो तो बोलो, इसमें भी ट्रस्ट में मैं कल और कुछ नहीं पूछूंगा, ट्रस्ट में खाली इन 3 चीजों के बारे में पूछूंगा, ठीक है ना, या एक आध दिन के नीचे कोई नोट बनवाई होगी या डेप्रिसिएशन वगैरह जो वो आप, ठीक है। ब्रेक के बाद में कंप्लीट हो जाती है।